Okay, then we have our next important disease, that is the membranous nephropathy. This is again another disease which causes nephrotic syndrome. हमने ये देखा था अपनी सबसे पहले वीडियो में कि नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये डिफरेंस होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इफेक्ट हो रही होती है और ग्लोमेरुलर सेल्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन होगी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिजल्ट करेगा। एंड अगेन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एज अ नेम इंडिकेट्स, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट करे, तो वी शुड बी नोइंग कि इसके सिम्टम्स कैसे आएंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले आएंगे, ठीक है। और हमने ये देखा था नेफ्रिटिक सिंड्रोम में उसमें क्या हो रहा था कि लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो रही थी, जिसकी वजह से नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले सिम्टम्स आ रहे थे। तो वो हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन से डिजीज़ हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करते हैं, कौन कौन से डिजीज़ हैं जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम कॉज करती हैं। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज़ वन डिजीज़ विच कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रही है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि हमने हर एक डिजीज़ से रिलेटेड ना कुछ लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स करनी है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग्स करनी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स करनी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी मिनिमल चेन डिजीज़, उन्होंने ये कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी भी बिल्कुल नॉर्मल आती है, नॉर्मल अपीयर होती है। जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उस पर वो नॉर्मल अपीयर होती है, हमने मिनिमल चेन डिजीज़ की बात की थी ना। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उस पर हमें पता चलता है देयर इज़ एन इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स, ठीक है। तो उसमें तो ये तीन चीज़ें थी। अब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक तो अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में और मिनिमल चेन डिजीज़ में तो ये डिफरेंस है कि मिनिमल चेन डिजीज़ यंगर चिल्ड्रन में हो रही थी 1 to 7 ईयर्स ऑफ एज में। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी लेट ऑनसेट होता है 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल्स में होती है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि उसमें उसके मिनिमल चेन डिजीज़ के केस में लाइट माइक्रोस्कोपी पे बिल्कुल नॉर्मल अपीयरेंस आ रही थी, जबकि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे भी एबनॉर्मल अपीयरेंस शो होती है। उसका जो एक पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म था यही था कि डिफरेंट इम्यून सेल्स से मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस की डिफ्यूज़ इफेसमेंट करा रहे हैं, ठीक है, यही बात हुई थी। जबकि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हम ये देख रहे हैं कि इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो रहे हैं बिटवीन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द ओवरलाइंग एपिथेलियल सेल्स। उन दोनों के दरमियान में जब इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो कैपिलरी वॉल्स हैं ग्लोमेरुलाई की उनकी थिकनिंग हो जाएगी, और यही हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में पैटर्न मिलता भी है इन केस ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी दैट देयर इज अ डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल। ये बात समझ में आ गई और हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया कि देयर इज़ अ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट अ पोडोसाइट एंटीजेंस, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर थिकनिंग हो जाती है। अब या तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ आउट ऑफ नो वेयर प्राइमरीली ही किडनी के एंटीजन के अगेंस्ट बनना शुरू हो गई, स्पॉन्टेनियसली बनना शुरू हो गई, तो ये चीज़ हो सकती है। सेकेंडली ये हो सकती है इट कैन बी सेकेंडरी टू डिफरेंट मैकेनिज्म। उसमें मैंने एक डिस्क का निमोनिक है D4 ड्रग्स के डिफरेंट ड्रग्स के नतीजे में ये एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई टू डिफरेंट एंटीजन ऑफ द पोडोसाइट्स। ड्रग्स में पेनिसिलिन आती है, कैप्टोप्रिल आती है, डिफरेंट एंसाइड्स आते हैं। आई फॉर इन्फेक्शंस, डिफरेंट इन्फेक्शन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस है, मलेरिया है या शिस्टोसोमियासिस है। एस फॉर एसएलई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एसएलई के केस में भी ऐसी एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। और सी फॉर कैंसर, मैलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्म है, लाइक कोलन कैंसर है, मेलानोमा है, लंग कैंसर, उसमें नतीजे भी बन सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक्सपोजर टू सर्टन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, गोल्ड या मर्करी केस में भी बनती हैं। तो या तो प्राइमरीली स्पॉन्टेनियसली बन सकती हैं रीनल एंटीजेंस के अगेंस्ट, पोडोसाइटिक एंटीजेंस के अगेंस्ट, या फिर इन डिजीज़ के केस में बन सकती हैं। अच्छा, पैथोजेनेसिस मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्रोनिक इम्यून कम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, या तो एंडोजेनस एंटीजन के अगेंस्ट डिपॉजिट होगा या फिर कुछ प्लांटेड एंटीजेंस के अगेंस्ट डिपॉजिट होगा, हम यहाँ पर देख भी चुके हैं। उसमें होता क्या है दरअसल कि सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस के। अब सब एपिथेलियल डिपॉजिट जो होते हैं उनके नतीजे में कोई रिस्पांस तो आएगा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर डिपॉजिट पड़े रहे और किडनी कोई रिस्पांस ना शो करे। तो रिस्पांस ये आएगा कि कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले क्या हुआ, डिपॉजिट्स, फिर कॉम्प्लीमेंट, एक्टिवेशन, और फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, सी फेटोसिन है। तो अगेन फिर किडनी की वहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, फर्दर हमें पता है कि प्रोटीन यूरिया रिजल्ट करता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है, हम उसको डोम एंड स्पाइक अपीयरेंस कहते हैं, डोम एंड स्पाइक पैटर्न कहते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि डोम एंड स्पाइक पैटर्न किस डिजीज में नजर आता है, तो दैट इज़ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। काफ़ी बार पूछा गया, मैंने काफ़ी पास एमसीक्यू में देखा है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलता है, डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, ये बात है, ठीक है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि अच्छा ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये ओवरलाइंग एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, तो इसके दरमियान में ना यहाँ पर इम्यून कम्प्लेक्स ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा कि जो नेचुरली बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये स्पाइक्स की फॉर्म में से अराउंड ग्रो करना शुरू कर देगी, तो ये बन जाएगा स्पाइक एंड डोम पैटर्न इस तरह का, ठीक है।
गंदा सोना से स्पाइक एंड डोम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नज़र आता है। फिर हम ये कहते हैं जो स्पाइक्स है ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के स्पाइक्स बने होते हैं, ये बाद में ना उसके ऊपर आकर कवर कर लेते हैं और फिर ये जो है ना हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स ये तरह से पार्ट बन जाते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और तभी वहाँ पर हमें कैपिलरी वॉल थिकनेस भी नज़र आती है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके अलावा जस्ट लाइक एनी अदर केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमें पोडोसाइट्स की फेसमेंट भी नज़र आती है, और GBM इसलिए मेनली अफेक्ट हो रही होती है। देन अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी पे वो हमने देख लिया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे भी हमें यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें स्पाइक अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है। स्पाइक डोम एंड स्पाइक पैटर्न हमें बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नज़र आता है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोपी पे ना हमें जस्ट वो नज़र आता है डिफ्यूज़ थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, ठीक है। और जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी उस पर हमें क्या नज़र आ रहा है, उसमें हमें ना ग्रैनुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ना हमें लीनियर नज़र आती है, लीनियर डिपॉजिट नज़र आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें ग्रैनुलर डिपोजिशन नज़र आती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो आपने ये बात याद रखनी कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है ना, देयर विल बी ग्रैनुलर डिपॉजिट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड कॉम्प्लीमेंट अलोंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उसमें IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें लिख देती हूँ, IgG होती हैं और C3 होती हैं, IgG एंड C3 विल बी देयर, ठीक है। और हाँ, तो ग्रैनुलर पीरियड ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स वही है कि फुल ब्लोन नेफ्रोटिक सिंड्रोम 30 से 60 साल के बंदे में डेवलप होगा आउट ऑफ नोवेयर, अंडरलाइंग डिजीज़ भी नहीं थी। और अच्छा, एक और डिफरेंस इसका है मिनिमल चेन डिजीज़ से, कि मिनिमल चेन डिजीज़ में ना सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हो रहा था ना, जस्ट एल्ब्यूमिन रिलीज हो रही थी, स्मॉल साइज प्रोटीन रिलीज होती है, जबकि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कि हर साइज़ के प्रोटीन लूज हो रहे हैं। सेकेंडरी केसेस, और अगर ये डिजीज़ हो गई है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेकेंडरी टू सम अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं, जो हमने अंडरलाइंग कंडीशन देखी थी ना, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा था। इसको पहले क्योर करें और बाद में हम डिजीज़ को फर्दर देखें। और बस फिर ओवरऑल ये है कि यूरिया परसिस्ट करता है, दैन खुद ही ठीक हो जाता है, और इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है लिखा नहीं हुआ। स्टेरॉयड थेरेपी का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर, बट आई थिंक स्टेरॉयड थेरेपी शुड बी हेल्पफुल, क्योंकि ये भी इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से ही हो रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। आई होप इट वाज हेल्पफुल।